इस हफ्ते मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए गए करीबन 40 लोगों की जानें चली जाती हैं एक लैंडस्लाइड के चलते। भारी बारिश के बीच अर्धकुंवारी के पास हुए इस लैंडस्लाइड में 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। इससे पहले 17 अगस्त को कथुआ में एक क्लाउड बर्स्ट में 7 लोगों के मारे जाने की खबर आती है और उसी के 3 दिन पहले 14 अगस्त को किश्तवाड़ में क्लाउड बर्स्ट के चलते करीबन 65 श्रद्धालु मारे जाते हैं। बहुत लोगों की खोज आज भी चल रही है, उन्हें मिसिंग घोषित कर दिया गया है। कुल मिलाकर सिर्फ अगस्त के महीने में जम्मू एंड कश्मीर में करीबन 140 लोगों की मौत की खबर आ चुकी है। लेकिन यह आंकड़ा हिमाचल प्रदेश के आगे फिर भी कम है, जहां सिर्फ इस मॉनसून के चलते 300 से भी ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। भारी बारिश और क्लाउड बर्ड्स के चलते ऐसी तबाही के खौफनाक मंजर आज सोशल मीडिया पर आपको रोज दिखने को मिलते हैं। इसी हफ्ते डोडा जिले में एक भयानक क्लाउड बर्स्ट हुआ, जिसके बाद फ्लैश फ्लड आए और लोगों की जिंदगी तहस नहस हो गई। मंगलवार को जम्मू श्रीनगर हाईवे कश्मीर घाटी को बाकी देश से जोड़ने वाली एकलौती मुख्य सड़क, उसको भी बंद करना पड़ा। भारी बारिश की वजह से इस रूट में कई हिस्सों में आपको लैंडस्लाइड्स दिखने को मिले। आज जम्मू एंड कश्मीर में दर्जनों ऐसे नदी नाले आपको मिलेंगे जो डेंजर मार्क से ऊपर बह रहे हैं। कथुआ के आसपास के जो बैराज हैं वो ओवरफ्लो कर रहे हैं। रावी नदी में बाढ़ आ चुकी है। उधमपुर में तावी नदी भी 20 फुट कि डेंजर मार्क्स को ऊपर उसको क्रॉस कर चुकी है। जम्मू में तावी नदी पर बना एक पुल भी टूट गया, वो भी तब जब गाड़ियां उस पुल से गुजर रही थी। देखिए, बाहर निकलो और निकल जाओ। वही चेनाब पर भी वार्निंग लेवल के आसपास अभी नदी बह रही है। पहाड़ों पर भारी बारिश की वार्निंग मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट लगातार इशू करती तो आई है। अथॉरिटीज ने एडवाइजरीज भी इशू की। लोगों को नदी नालों के आसपास, लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज के आसपास जाने से भी मना कर दिया। डेटा के अनुसार जम्मू रीजन में 1910 के बाद पहली बार इतने कम समय में इतनी भारी बारिश दर्ज की गई है, तो यह वंस इन अ सेंचुरी इवेंट भी आप इसे कह सकते हो। इस सब के बीच वहां पॉलिटिकल ब्लेम गेम भी ऑफ कोर्स शुरू हो चुका है। आप जैसा जानते हो, जिम्मेदारी कोई लेना नहीं चाहता है, इल्जाम सब लगाना चाहते हैं। उधर हिमाचल प्रदेश में तो सड़कों और नदियों का हाल और भी बुरा है। इस पूरे मॉनसून सीजन में शायद ही कोई ऐसा हफ्ता होगा जब हिमाचल में दिल दहला देने वाले ऐसे वीडियो सामने ना आए हों। मकाने, दुकानें, होटल, सड़कें, एक उफानी ब्यास नदी ने सब कुछ अपने साथ बहा दिया। भारी बारिश की वजह से इस हफ्ते भी कांगड़ा, चंबा, लाहौल, स्पीति एरियाज में रेड अलर्ट को जारी करना पड़ा। साथ ही ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलान, मंडी, कुल्लू, शिमला सिटी के लिए भी ऑरेंज अलर्ट इशू करना पड़ा अथॉरिटीज को। हिमाचल की नदियां तो मानो इस साल वो सारा लैंड रिक्लेम करना चाहती है जिस पे पिछले कई दशकों से इंसानों ने अतिक्रमण या इंक्रोचमेंट करके रखा हो। अभी इसी हफ्ते मनाली में बियास नदी एक मल्टी स्टोरी होटल और 4 दुकानें बहाकर ले गई। ले मनाली हाईवे हो या फिर चंडीगढ़ मनाली हाईवे, इस बार ब्यास नदी ने किसी को भी नहीं छोड़ा। चाहे 4 लेन हो या सिंगल लेन हो, हर सड़क का कोई ना कोई कुछ हिस्सा नदी अपने बहाव के साथ ले गई है। उधर रावी नदी भी कांगड़ा और चंबा में अपना कहर दिखा रही है। स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक लगभग 500 रास्ते, लगभग 1100 से ज्यादा पावर सप्लाई ट्रांसफार्मर्स और 500 वाटर सप्लाई चैनल्स डिसरप्ट हो चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में अभी तक ऑफिशियल डेथ टोल 310 का है। 158 रेन डेथ्स, 152 रोड मिसहैप्स, 2600 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का नाश हो चुका है। इस एक प्रदेश में 77 फ्लैश फ्लड्स, 41 क्लाउड बर्स्ट, 81 मेजर लैंडस्लाइड्स हमें दिखने को मिले हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ इसी मॉनसून में। सिर्फ अगस्त के महीने में अब तक 44% एक्सेस रेनफॉल रिकॉर्ड हो चुका है। और उत्तराखंड में तो ट्रेजेडीज ने पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक डिजास्टर रिलेटेड कैजुअलिटीज में उत्तराखंड इस मॉनसून में 30% का इजाफा देख चुकी है। पिछले 10 सालों में 700 से ज्यादा रेन रिलेटेड डेथ्स हो चुकी हैं इस एक प्रदेश में। फ्लैश फ्लड्स आज राज्य के लिए एक मेजर किलर का कारण बन गई है। इस साल जिसमें 61 डेथ्स कंफर्म हो चुकी है, 84 लोग अभी मिसिंग बताए जाते हैं, करीबन 100 जख्मी है सीरियसली।
इस साल के मेजर इंसिडेंट्स की बात करें तो धराली के खतरनाक विजुअल्स कोई नहीं भुला पाएगा। इस महीने 5 अगस्त को उत्तराखंड में खीर गंगा नदी के पास क्लाउड बर्स्ट होता है। इससे नदी में फ्लैश फ्लड ट्रिगर होता है, जिससे नीचे बसा धराली गांव कुछ ही मिनटों में पूरा का पूरा बह जाता है। इस हादसे में 5 लोग मारे गए हैं, कंफर्म्ड है, 40 मिसिंग बताए जाते हैं। तो ये डेथ टोल अभी ऑफिशियली बाद में और भी बढ़ेगी। फिर पिछले ही हफ्ते चमोली जिले के थराली एरिया में भी बादल फटने से भीषण जान माल का नुकसान होता है। इस घटना में भी 2 लोग लापता उनकी होने की खबर है। इसके बाद दर्जनों लैंडस्लाइड्स, रोड ब्लॉक्स, अलग अलग जगहों में रिपीटेड क्लाउड बर्स्ट्स और भारी बारिश जैसी चीजों ने सिटीजन्स का तो जीना मुश्किल कर दिया है। अब तो हर साल मॉनसून में हिमालय के पहाड़ों में ऐसी भयानक तस्वीरें आपको दिखने को मिल जाती हैं। फ्लैश फ्लड्स हो या क्लाउड बर्स्ट हो या फिर ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट हो, हर साल जान माल का अब नुकसान होने लगा है। हर साल सड़कें टूटती हैं, लैंडस्लाइड्स होते हैं, लोग मरते हैं, बेघर होते हैं, टूरिस्ट हफ्तों तक फंसे रहते हैं। यह सब कुछ मानो एक रूटीन की तरह हो गया हो। और हर साल हमारी सरकारें, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, बाकी एजेंसीज का रिस्पॉन्स को देखकर लगता तो नहीं है कि उन्होंने पिछले सालों के एक्सपीरियंस से कुछ खास सीखा भी है। प्रिपेयर्डनेस के नाम पर शायद ही कोई बड़ा कदम हमने लिया है। और हर साल पहला एक्सप्लेनेशन जो सरकार हमें सुनाती है वो है क्लाइमेट चेंज है, इतनी बारिश है, हम क्या कर सकते हैं। तो क्या क्लाइमेट चेंज का नाम लेकर हजारों लोग को हम हर साल मरने दे, या इससे पहले कि हम यह भी देखें कि इंसानों का भी इसमें इक्वल हाथ है। आइए दोनों चीजों के बारे में समझते हैं। साल दर साल हो रहे क्लाउड बर्स्ट और एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट सीधा सीधा साबित करती है कि क्लाइमेट चेंज एक असलियत है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तापमान बढ़ने से पानी जल्दी से इवेपोरेट होता है। इसका रिजल्ट यह होता है कि जो रेनफॉल की इंटेंसिटी होती है वो ताबड़तोड़ बढ़ रही है। उसके ऊपर थोड़ा सा भी जब तापमान बढ़ता है तो ग्लेशियल जो मेल्टडाउन होता है, जो ग्लेशियर्स पिघलने का रेट होता है, वो काफी तेजी से बढ़ने लगता है। इसका मतलब ग्लेशियर लेक्स बनना या पानी का बहाव ऊपर पहाड़ों से काफी तेज हो जाना। और जब ग्लेशियर लेक्स टूटती हैं तो नीचे तबाही मचती है। हिमालयन स्टेट्स सालों से क्लाइमेट चेंज की वजह से वर्स्ट इफेक्टेड रीजन्स में से रही हैं दुनिया भर में। हिमालय के पहाड़ भारत के 11 राज्यों को छूकर जाती हैं। भारत की एक बड़ी आबादी पहाड़ों के इन फुट हिल्स में बसी हुई है और वहां ऑफ कोर्स घूमने भी हजारों लाखों लोग भी जाते हैं। ऐसे में क्लाइमेट चेंज की वजह से हिमालय में हो रहे एक्सट्रीम वेदर इवेंट से भारत और यहां के लोगों पर काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है और पड़ेगा आने वाले सालों में भी। लेकिन इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए देखा जाए तो भारत आज ज्यादा कुछ नहीं कर रहा है। इंडिया ने अपना नेट जीरो का टारगेट 2070 तक का रखा है, बाकी दुनिया से बहुत पीछे। इसकी वजह से पूरी दुनिया भर से क्रिटिसिज्म भी हमें मिलता है कि कैसे भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पोल्यूशन इमिटर है और फिर भी अपना नेट जीरो या मैंने पोल्यूशन कम करने का टारगेट इतना पीछे रखा है, जिससे बाकी दुनिया तो बाद में, पहले भारत और भारत में रहने वाले वनरेबल स्टेट्स की हालत पहले खस्ता होने वाली है। लेकिन यह क्रिटिसिज्म जो हमें मिलता है वो जायज भी नहीं है, क्योंकि यह भी मानना होगा कि दुनिया का तीसरा बड़ा इमिटर आज भारत बना है, लेकिन इंडिया का जो पर कैपिटा इमिशन है वो ग्लोबल एवरेज से बहुत नीचे है। प्लस भारत आज जो रेपरकशंस झेल रहा है उसका जिम्मेदार भारत नहीं है, ये तो बीते दशकों से हो रहे राइजिंग ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा है जो ज्यादातर सो कॉल्ड डेवलप्ड नेशंस ने किया है। तो कायदे से तो भाई उन्हें, भारत को, ये जो बाकी डेवलप्ड नेशंस हैं, उन्हें जुर्माना देना चाहिए। इनके ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हम आज सफर कर रहे हैं। लेकिन पैसे देने की बात तो दूर है, ये एडवांस देश पीछे नहीं हटते हैं अपनी हिपोक्रेसी से, ब्लेम गेम खेलने से। खैर, वेस्ट के क्लाइमेट दोगलापन को अभी हम साइड में रखते हैं। देखना यह होगा कि भारत आज क्या कर सकता है अपने देश के लिए, अपने सिटीजन्स के लिए, इस क्लाइमेट क्राइसिस से निपटने के लिए। आज भारत सरकार का हिमालय को लेकर जो अप्रोच है वो क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट से निपटने के लिए नहीं, नुकसान से बचने के लिए नहीं, लेकिन नुकसान को और बढ़ावा ही दे रहा है। बताता हूं कैसे, समझाता हूं। सबसे पहला,
भाई देखिए, सरकार का ये जो रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट है, जम्मू श्रीनगर हो या हिमाचल हो या मोस्ट कंट्रोवर्शियल उत्तराखंड में चार धाम प्रोजेक्ट हो, मोदी सरकार हर जगह की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 4 लेन बड़े बड़े हाईवेज बना रही है। देश के अलग अलग हिस्सों को जोड़ने की मंशा से यह काम किया जा रहा है और नदी के बिल्कुल सटे हुए 10 मीटर तक चौड़ी सड़कें ऑलरेडी बनाई जा चुकी हैं। सारे इन्वायरमेंटल वार्निंग्स को इग्नोर कर दिया गया है। और भाई देखो, दूर दराज के रीजन्स में सड़कें बनाना ठीक है, ऑल वेदर कनेक्टिविटी तक पहुंचाना अच्छा स्टेप है। चाइना का भी खतरा है तो रास्ते बनाने होंगे, यह बात कोई डिनाई नहीं कर रहा है, लेकिन एनवायरमेंट का क्या? और नदी के किनारे आपको आसान सा ऑप्शन मिल गया तो भैया रिवर बैंक के ऊपर आपने रास्ता खींच दिया, लेकिन कभी ना कभी तो नदी उसका बहाव है अपना हिस्सा वापस मांगेगी। अभी हाल ही के सालों में चलिए सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी पर एक नजर डाल देते हैं। इंडिपेंडेंट स्टडीज और फील्ड सर्वेज ने चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट पर लैंडस्लाइड्स का एक बड़ा रिपोर्ट रिलीज किया। जियो टेक्निकल रिपोर्ट कहती है हाईवे के आसपास के लैंडस्लाइड्स को स्टडी करने का डेटा एनालिसिस हमें यह बताती है कि उस पूरे रीजन में 81% लैंडस्लाइड्स सड़क के 100 मीटर के आसपास ही हो रहे हैं। हिंदी में बोले तो नेचर नहीं, सड़क लैंडस्लाइड का कारण बन रही है। बहुत से स्लोप्स को आपने डेंजरसली स्टीप 60-80 डिग्री के एंगल पे इस तरीके से आपने पहाड़ को काटा है। ऐसे अनसाइंटिफिक तरीके से अगर आप रास्ता बनाओगे तो वो जो स्लोप्स होती हैं वो एक्सपोज रह जाती हैं, जिससे लैंडस्लाइड इंसिडेंट्स और भी ताबड़तोड़ तरीके से ज्यादा बढ़ रही हैं। रिसर्चर्स का अब यह मानना है कि नेचुरल कारण से ज्यादा हिमालय में ह्यूमन इंड्यूस्ड डिस्टर्बेंसेस से लैंडस्लाइड्स हो रही हैं। 12,000 करोड़ का चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट जो करीबन 900 किलोमीटर रास्तों को वाइडन करने के लिए उसके साथ ब्रिजेस, फ्लाईओवर, बाईपास, कल्विट्स बनाने का प्रोग्राम है, उसके वजह से लगभग 70 हेक्टेयर जंगल काट दिए गए हैं, 55,000 से ज्यादा पेड़ काट दिए गए हैं, 20 मिलियन क्यूबिक मीटर मिट्टी को डिस्प्लेस किया गया है, जिससे लोकल इकोलॉजी, स्लोप स्टेबिलिटी पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। और ये जो मिट्टी, ये जो मलबा आप निकालते हो, ये अक्सर आप रिवर बैंक पर डंप कर देते हो। अब नदी भी कहेगी कि ये तो गलत हो रहा है, और जब पानी का बहाव ज्यादा आता है तो यही मलबा फिर लोगों को दबा दबा कर आज मार रहा है। इसके अलावा इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन और प्रोटेक्टेड कैचमेंट्स में भी रोड कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट वार्निंग के बावजूद बनाई गई हैं। हजारों पिटिशंस, कोर्ट केसेस, इंडिपेंडेंट रिपोर्टर्स के बाद भी लोकल मीडिया यह बताती है कि कैसे फ्रेजाइल जोन में आपने कंस्ट्रक्शन जारी रखा है। जब एक्टिविस्ट इन प्रोजेक्ट्स को रुकवाने के लिए कोर्ट जाते हैं तो वहां सरकार नेशनल सिक्योरिटी, आर्मी मूवमेंट का हवाला देकर वो बच जाती है। हां ठीक है, सेंसिटिव बॉर्डर एरिया में आपको रोड्स की जरूरत है, इसको डिले नहीं किया जा सकता है, लेकिन क्या इन रीजन्स में हो रहे ये जो कंस्ट्रक्शन है ये सिर्फ आप आर्मी के लिए बना रहे हो? उन लाखों करोड़ों लोगों के लिए नहीं बना रहे हो? धर्म के नाम पर जो आप लोगों को कन्वीनियंस देना चाहते हो, अब ये जो लोग वहां जब पहुंच जाते हैं तो उसका इकोलॉजिकल इंपैक्ट क्या होता है? जो हर साल मॉनसून में लैंडस्लाइड, क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, उसके लिए इतना ज्यादा जो पोल्यूशन है, ह्यूमन फुटप्रिंट है, वो जिम्मेदार नहीं है। सिर्फ सिक्योरिटी है देश की, और उन लोगों का सिक्योरिटी क्या जो ऐसे रेनफॉल, ऐसे लैंडस्लाइड्स, ऐसे फ्लैश फ्लड्स में मर रहे हैं। जो करोड़ों लोग आप इनको भेज रहे हो पहाड़ों में, इसका कभी इंपैक्ट स्टडी भी किया गया है? खैर, सड़कों और टूरिस्ट के बहस को अगर आप एक एस्पेक्ट मान लो तो वो सिर्फ एक छोटा कारण है, और भी बहुत सारे कारण हैं। सालों से पहाड़ों पर हमने हजारों छोटे छोटे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स भी खड़े कर डाले हैं। रीसेंट स्टडीज बताती हैं कि इससे फ्लैश फ्लड्स और डिब्री फ्लो का खतरा कैसे बढ़ जाता है। एनालिस्ट और इन्वेस्टिगेटर्स दिखाते हैं कि कैसे हाइड्रो पावर कंस्ट्रक्शन, टनलिंग, ब्लास्टिंग, रेजर्वॉयर इंजीनियरिंग, रिवर डाइवर्जन, कॉफर डैम्स नेचुरल सेडिमेंट रेजीम को बदल देते हैं। माने जो एक सेडिमेंट फ्लो होता है रिवर में, उसको कैसे रोक दिया जाता है। जैसे 2021 में तपोवन ग्लेशियर आउटबर्स्ट की वजह से नीचे बसी पूरी एनटीपीसी की प्रोजेक्ट ही बह जाती है, जिसमें 200 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। अब बताइए कौन से लेसन हमने
हमने इससे सीखा है, क्या सीख मिली है हमें? इसके बाद लार्ज स्केल अनरेगुलेटेड रिवर बेड माइनिंग भी चलती रही है। चैनल्स और फ्लड प्लेन्स पर हमने कंस्ट्रक्शन करना भी नहीं रोका है, और इसी की वजह से नदियां अब ज्यादा आसानी से नए चैनल्स कट कर पाती है, अपनी दिशा बदल पाती है और रिहायशी इलाकों में भी घुस जाती है। और इसके ऊपर मैं ये बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है, हम एक अर्थक्वेक सेंसिटिव जोन के ऊपर बैठे हैं। अगर यहां आप बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स बनाओगे, जब अर्थक्वेक आएगा तो ऐसी तबाही मचेगी कि डेथ काउंट भी आप नहीं कर पाओगे। अगेन, इस सब के ऊपर आइसिंग ऑन द केक बाकी है हमारा करप्शन। इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट और क्लियरेंस प्रोसेसेस को बार बार कंप्रेस किया गया है, बाईपास किया गया है। रिपोर्ट्स दिखाती हैं कि कैसे कई प्रोजेक्ट्स को वायलेशंस होने के बाद भी रेकमेंड कर दिया गया, क्लियर कर दिया गया, ऑल वेदर टूरिज्म के नाम पर, इनकम जनरेट होने के नाम पर, कुछ पैसों के रिश्वत के नाम पर गवर्नमेंट्स ने होने वाले एनवायरमेंटल इंपैक्ट को इग्नोर कर दिया। होटल्स, नए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, थोड़ा सा कट क्या मिल गया और बाद में एनवायरमेंटल इंपैक्ट होगा, भाड़ में जाए। सालों से ये रैंपेड करप्शन चलता आया है, अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन चलते आए हैं, अर्बनाइजेशन को हमने बढ़ावा दिया है साइंटिफिक वार्निंग को इग्नोर करते हुए। ऐसे इकोनॉमिक डिसीजंस ने शॉर्ट टर्म गेन्स को लॉन्ग टर्म जियो हैजर्ड के ऊपर प्रायोरिटी दे दी है। फाइनेंशियल प्लानिंग असेसमेंट्स दिखाते हैं, साफ तरीके से दिखाते हैं, हिमालयन इंफ्रास्ट्रक्चर अगर फेल होगा तो मैसिव लॉसेस हो सकते हैं, उसको कवर आप नहीं कर पाओगे। लेकिन भैया, अभी तो आपने अप्रूवल दे दिया, स्पेंडिंग पैटर्न्स आपने चेक नहीं किया, क्लाइमेट प्रूफिंग आपने उसके बारे में सोची नहीं। हिमालय में बहुत से सेफ लुकिंग जगह हैं आज भी, लेकिन वो उतने सेफ नहीं है जितना आपको लगता है। तो भले ही सरकारें सबसे पहले क्लाइमेट चेंज और एक्सट्रीम रेनफॉल को दोष दे, लेकिन हकीकत तो यही है कि तबाही का बहुत बड़ा हिस्सा प्रिवेंटेबल था। पूरी प्लानिंग और रेकलेस कंस्ट्रक्शन हमने जो किया है ना, लोगों को खतरे में हमने डाला है। सड़कें, होटल्स, अरे पूरे के पूरे कस्बे हमने बना दिए हैं फ्लड प्रोन जोन्स में, और कुछ पैसों के लिए, कुछ कट के लिए, कुछ करप्शन के लिए। हाइड्रो इलेक्ट्रिक की अगर हम बात करें, डेटा क्लियरली बताता है कि अगर आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बड़े बैठाओगे, मीडियम साइज बैठाओगे, तो खतरा बस बढ़ता ही रहेगा। लेकिन फिर भी अगर नेशनल सिक्योरिटी और कनेक्टिविटी के नाम पर हैवी कंस्ट्रक्शन आपको करना है, तो पहले इसके लिए सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं, आपको बायो इंजीनियरिंग का सहारा लेना था, ताकि आपका काम भी हो जाए और प्रकृति, नेचर को भी नुकसान ना पहुंचे। जिससे हम, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पड़ोसी नेपाल ने क्या किया, काठमांडू की तरफ जाने वाली जो मेन रोड है, उसका एक सेक्शन जब 5 मीटर से बढ़ाकर 10 मीटर उसको चौड़ा करना का पड़ा, मैंने जरूरत महसूस हुई, तो नेपाल ने वर्ल्ड बैंक की मदद ली। इस प्रोजेक्ट में सिर्फ वाइडनिंग नहीं, बल्कि स्लोप प्रोटेक्शन पर भी बहुत ध्यान दिया गया। बायो इंजीनियरिंग टेक्निक्स को इस्तेमाल किया गया, जैसे स्लोप्स पर घास उगाना, पेड़ पौधे उगाना, उसको और स्ट्रॉन्ग करना, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम्स बनाना, ताकि लैंडस्लाइड्स का रिस्क थोड़ा कम हो जाए। लोकल लोगों को इंप्लॉय करना, जिन्हें लोकल टोपोग्राफी अच्छे से समझ में आती है। कॉम्प्लेक्स स्लोप पर वायरिंग, मेश, नेटिंग, एंकर, रॉक बोल्ट्स लगाना। अब ऐसा नहीं है कि भारत में ये टेक्नोलॉजीज कभी इस्तेमाल नहीं हुई हैं, बिल्कुल इस्तेमाल हुई हैं और सालों से इस्तेमाल हुई हैं। लेकिन फिर भी आए दिन हम देखते हैं कि मॉनसून और लैंडस्लाइड्स के चलते ये सारी टेक्निक्स बहुत कम जगह हुई है। माने ये प्रोजेक्ट ज्यादा एफिशिएंटली एक्सपैंड की जा सकती थी, लेकिन हमने फोकस किया है कि कंस्ट्रक्शन की स्पीड को देखो, सस्टेनेबिलिटी को मत देखो, एनवायरमेंटल इंपैक्ट को मत देखो, लैंडस्लाइड मिटिगेशन पर फोकस ना करो। वहीं बड़े मेगा हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को दर्जनों छोटे छोटे माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, सस्टेनेबल एक ऑल्टरनेटिव बनाने के लिए। ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए आपको गंगा रिवर, ब्यास जैसे बड़ी नदियों पर बांध बनाने की जरूरत नहीं है। उल्टा आप हजारों छोटे छोटे स्ट्रीम्स, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स आप बना सकते हो, जो ज्यादा से ज्यादा आसपास के गांव और कस्बों तक बिजली पहुंचा पाए। इससे ना तो नेचर को ज्यादा नुकसान होगा और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगी, और अगर तबाही मच भी जाती है तो जो डैमेज होगा वो लोकलाइज्ड होगा। इसके अलावा डेनमार्क और जर्मनी जैसे देशों में यूज किए गए सस्टेनेबल सॉल्यूशंस के बारे में हमने आपको डिटेल में पिछले एपिसोड में भी बताया था। फॉर एग्जांपल, वहां का मेकिंग रूम फॉर रिवर प्रोजेक्ट्स, हमने हिमालयन लैंडस्केप में ये पॉलिसी बिल्कुल फिट बैठता है, क्योंकि हमारा पॉलिसी उल्टा है, मेक नो रूम, बिल्ड नदी के ऊपर कैफे एंड घर। तो जब नदी उफान पर आएगा तो ये घर और कैफे तो बह जाएंगे।
उल्टा हम ये देख रहे हैं नॉर्वे जैसे देशों में वो टूरिज्म टैक्स लगा रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हमें चाहिए ही नहीं लोग, हमें हमारे पास लोग मत भेजो, हमें इतनी ज्यादा संख्या में लोग नहीं चाहिए, लेकिन हम अपने हिल्स में और करोड़ों लाखों लोग भेजते आए हैं। क्या पॉलिटिक्स इस पर भी डिवाइडेड रहेगा? क्या इसको हम एक नॉन पार्टीजन इशू नहीं कर सकते हैं जहां सारे पार्टीज मिलकर एक सस्टेनेबल सोल्यूशन निकाले? अगर हम सही दिशा में पहला कदम आज भी उठाएं तो आने वाले सालों में हजारों जानें हम बचा सकते हैं। बस थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोचना होगा, और ये एक पार्टी नहीं कर सकती है, सारे पार्टीज को मिलकर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे। क्योंकि भैया हो ना हो, बारिश तो बहुत आने वाली है, क्लाउड बस्ट और भी होने वाले हैं, जाने और भी जाएंगी। अगर साथ में काम ना किया और अगर हमने पार्टीज को साथ में काम करने पर मजबूर ना किया तो कॉकरोच की तरह और भी लोग मरते रहेंगे, ऐसी जानें जाती रहेंगी। देखा जाए तो हमारी सरकारों के पास भी अब एक ही चॉइस है, या तो वो आज से ही नदी और नेचुरल फॉर्मेशंस के लिए रास्ता छोड़ना शुरू करे, नहीं तो नदियां हो या पहाड़ हो या मिट्टी हो, ये अपना रास्ता खुद ढूंढ लेगी। उनके ऊपर जो कब्जा हो रहा है इतने दिनों से, उसका बदला वो खुद ही निकाल लेंगे।